हेलो बच्चों, आज हम आपके ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? जब मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पूछा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आंसर के सर वो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटर, फॉर आवर सेल फोन, फॉर लाइट एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन मैं आज को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपको पता है कि जैसे नेचर में चार हमारे बेसिक फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस जिसे कहते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशन, जो हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है। दैट मीन्स मासेस विल अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स। सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो आपके अल्फा एंड बीटा डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो आपको न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है ना। इसमें ग्रेविटेशन इज द मोस्ट वीकेस्ट फोर्स, और मैंने आपको जैसे नंबर लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर द नेक्स्ट नंबर। नाउ दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे मैंने ये एक डायरी को अगर लिफ्ट किया है, तो बताइए इन चारों में से फंडामेंटल फोर्सेस में से मैं कौन सी फोर्स यूज़ कर रहा हूँ? मैं यानी मेरी नेचर ऑफ फोर्स कौन सी है? तो जनरली स्टूडेंट आंसर करते हैं सर इट इज़ अ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नो, बिकॉज ग्रेविटेशन इज ओनली जस्ट मेकिंग इट अ वेट, जो है वो अर्थ इसको पुल कर रही है। सो ग्रेविटेशन तो एक्चुअली अर्थ लगा रही है इसके ऊपर, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो विच इज़ द फोर्स विच आई एम यूजिंग आउट ऑफ दिस फोर? जैसे मान लीजिए मान ली मैं ये इसको प्रेस करता हूँ बोर्ड को, तो आप क्या देखते हैं कि माई हैंड हैज़ गॉट अ एटम, और उस एटम के आउटर सर्किट में देर आर इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स सिमिलरली अगर मैं इसको बोर्ड को देखता हूँ तो बोर्ड में भी एटम है और उसके आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन है। एंड देन व्हेन दे मीट ईच अदर, तो क्या होगा? देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, दे विल रिपेल ईच अदर एंड आई हैव टू अप्लाई द फोर्स अगेंस्ट दिस। तो मेरा जो फोर्स है वो क्या है? इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, सो जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैंने बैलून है, बैलून को मैं रब करके अगर दीवार पे पास ले आता हूँ तो आप देखें कि बैलून दीवार से चिपक जाता है। वो क्यों चिपक जाता है? दैट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू सी अराउंड योर इन द लाइफ आर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसी फोर्स को हार्नेस करके देखें कि कई तरह की हाउस होल्ड इक्विपमेंट डिज़ाइन किए हैं। आप इस तरह के इक्विपमेंट डिज़ाइन किए कि जहां मैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल देख सकता हूं, मैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल देख सकता हूं, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई वुड सजेस्ट दैट एवरीथिंग यू लुक अराउंड योर सेल्फ यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, अब मैं देखता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। Electrostatic, as the name suggests, the electro means it is a charge. Electro means electricity means it is a charge. Okay. Or static means which is a stationary, or which is things which is charge at rest and related to the charge. जैसा हमने देखा उसमें फोर्स है तो फोर्स फील्ड है, उसके पोटेंशियल है। सो रिलेटेड टू दैट स्टडी इज द योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप सोचते हैं कि जब रेस्ट चार्ज की स्टडी है तो मूविंग चार्ज की भी स्टडी होगी, और मूविंग चार्ज को हम क्या कहते हैं? मूविंग चार्ज को हम डायनेमिक चार्ज कहते हैं। तो दैट मीन्स देयर शुड बी ए चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से चैप्टर नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आएगा आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रिसिटी करंट इज व्हाट? करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। सो अंडर दैट यू विल रीड दिस चार्ज एट मोशन, और नॉट ओनली चार्ज एट मोशन, मूविंग चार्ज के अलावा भी आप पढ़ेंगे चार्ज एक्सेलरेटिंग। तो एक्सेलरेटिंग आप पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लाइक योर एक्सरे और द लाइट, मैग्नेटिक लाइट एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मैंने यहाँ क्या है एक जनरल दिया है, इस सब की ब्रांचेस को अगर मैं कंबाइन करूँ तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक इज चार्ज एट रेस्ट, विच इज स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। Similarly, magnetism and electricity is when charge is moving with a constant velocity, and electromagnetic wave is a charge when it is accelerating. So based on this, अगर मैं define करूँ what is the definition of electrostatic,
तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टैटिक चार्ज which produces and experience a electric effect. Okay, that is the broad meaning of the electrostatic force. Now आप देखते हैं कि जगह जगह फर्स्ट थिंग इट कम्स इज अ चार्ज. सो आज हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, और मैं समझता हूँ कि आज मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा चार्ज के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी हम टर्म्स यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज चार्ज नाउ? देखिए, वैसे तो फिजिक्स इज साइंस जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन चार्ज की जो डिस्कवरी हुई देयर वाज नो एक्सपेरिमेंट. समवेयर इन 700 BC जब ग्रीक के लोगों ने देखा कि अगर वो फोसाइल मटेरियल जिसे अंबर बोलते हैं, अंबर को अगर वो किसी वूल पे या सिल्क पे अगर रब करते हैं और तो देखते हैं कि उससे कुछ चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है. सो देन द स्टडी स्टार्टेड डेवलपिंग एंड दैट मीन्स there was a force if you rub some material with other material. So the first thing is that charge, it can apply a force on a other particle. That's number one. Number two, that phenomena is not only limited to your amber. उसके बाद ये पता लगा कि any two material when you rub it, तो to some extent they will produce a charge. That means important word is charge is an intrinsic property of a body. इंट्राजिक वर्ड का क्या मीनिंग है? इंट्राजिक का मतलब है कि इट इज़ आंतरिक प्रॉपर्टी. दैट मीन्स इट इज़ बाय नेचर. यूनिवर्स हैज प्रोवाइडेड दिस प्रॉपर्टी. अगर आप मेरे से पूछेंगे सर इसमें चार्ज क्यों है, तो देयर इज नो आंसर टू दैट. मीन दैट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच नेचर हैज़ गिवन टू अस. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंट्रांजिक. और ये इंट्रांजिक नया वर्ड नहीं है, ये आपने देखा होगा जब हमने इनर्शिया पढ़ा था तो हमने मास के लिए भी यूज़ किया था. मास ऑल्सो इज इंट्रांजिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. अगर आप कहें कि सब इस बॉल में मास क्यों है, तो देयर इज नो आंसर बिकॉज दैट इज द बाय नेचर इट्स द प्रॉपर्टी. सो this is an intrinsic property. So if I define like this, charge is an intrinsic property of a body and it can apply a force on other particle, and it is an imaginative thing because it is not visible, so therefore it is an imaginative, but it plays a very important role in electricity and it is the lifeblood of the electricity. Now चार्ज और जो मास है, जो अभी मैंने बात की थी, उसमें देयर इज सम बेसिक डिफरेंस. वो क्या है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज. न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज बट न्यूट्रॉन हैज अ मास विच इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. सिमिलरली अगर मैं देखूं कि इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It has a mass as well, which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So charge cannot exist without mass. So there is another difference between the two. Now the next term which we will be using is the point charge. Point charge से हम जनरली क्या समझते हैं? Point means mathematics हम समझते हैं which has got no length, breadth or the height. Okay, so it is a dimensionless thing. More or less same thing is here only, but किस रेफरेंस में यूज होता है? ये जैसे मान लीजिए अगर कोई एक चार्ज है, मैं जनरली पॉइंट की बजाय हम लोग ऐसे शो करते हैं. अगर ये चार्ज है और दूसरे चार्ज इससे काफ़ी दूर है, तो एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, इसके डायमेंशन को आई कैन कंसिडर एज ए डायमेंशनलेस. सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको चार्ज को हम क्या डिपिक्ट करते हैं? इज ए पॉइंट चार्ज हम कहते हैं इसको. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द पॉइंट चार्ज. Next we will be using a term which is a test charge. Now test charge size wise it is similar to the point charge only, but बाकी जब हम इसको test charge जब हमारा आएगा इसको डिस्कस करेंगे, then I will explain further what is the meaning of the test charge. Now next is what are the types of charges. Now types of charges में Benjamin Franklin, which was he was an American scientist, he worked एक्सटेंसिवली ऑन दिस चार्ज. और उसने क्या नोटिस किया कि अगर वो एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करता है, दो ग्लास रॉड को उसने सिल्क से रब किया, तो वो देखता है कि आपस में दैट इज रिपेलिंग. और इसी तरह से उसने एक प्लास्टिक की रॉड ली, तो प्लास्टिक की रॉड को जब उसने सिल्क या फर से जब रब किया, तो देखा कि दो रॉड को अगर रब करने के बाद में अगर आपस में पास ले जाता है, वो देखता है कि वो रिपेल कर रही है. लेकिन अगर एक ग्लास रोड जो इससे सिल्क से रब की हो और एक प्लास्टिक रोड जो यहाँ फर या सिल्क से रब की हो, अगर उनको पास लाता है, तो वो देखता है कि दे आर
अट्रैक्टिंग ईच अदर, और अगर उनको टच करता है तो देखते हैं कि चार्ज बिकम्स न्यूट्रल। तो इसके बेसिस पे क्या कंक्लूड किया उसने कि देयर आर टू एंटिटी ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज हैं, और उसने एक को नाम दिया प्लस और एक को नाम दिया माइनस। शायद उसने प्लस माइनस मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के बेसिस पे दिया, बिकॉज मैथमेटिक्स में अगर हम इक्वल प्लस और इक्वल साइन को अगर ऐड करते हैं तो नेट इज़ अ जीरो। और सिमिलर बेसिस पे जब उसने देखा कि ये प्लस और माइनस इक्वल चार्जेस को मैं, अपोजिट चार्जेस को मैं अगर टच करता हूँ तो इट बिकम्स न्यूट्रल। सो प्रोबेबली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ही गेव वन चार्ज एज ए प्लस एंड अनदर चार्ज एज ए माइनस। और उसने क्या किया कि जो ग्लास में चार्ज प्रोड्यूस होता था एर्बिट्रेरली, उसको उसने प्लस कॉल किया, और जो चार्ज प्लास्टिक में प्रोड्यूस हुआ, प्लास्टिक रॉड में, उसको उसने माइनस कॉल किया। दैट मीन्स हम वी हैव गॉट नाउ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज द नेगेटिव चार्ज। नाउ बेस्ड ऑन दिस रबिंग, क्योंकि चार्ज कैन बी प्रोड्यूस, तो उसने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज भी जनरेट की। दैट मीन्स मैं कौन से मटेरियल को किसके साथ रब करूं तो कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, ये जानने के लिए दिस इज अ सीरीज, इट्स गोज लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। इसमें से कुछ सैंपल मैंने यहाँ प्रोड्यूस किए हैं आपके सामने। तो इसमें जो सीरीज में ऊपर आएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। दैट मीन्स मैं अगर किसी भी दो मटेरियल को आपस में रब करता हूँ और वो चार्ज होती है, तो कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो जो इस सीरीज में ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, नेचुरली दूसरा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लास को वूल से रब करूँ तो ग्लास विल बी पॉजिटिव, वूल बी नेगेटिव। दैट इज व्हाट वी हैव सीन हियर आल्सो। सिमिलरली मान लो मैं सिल्क को रेजिन यानी प्लास्टिक की रॉड से रब करूँ, तो आप देखिए सिल्क ऊपर है तो सिल्क विल बी पॉजिटिव एंड रेजिन और प्लास्टिक विल बी नेगेटिव। दैट इज व्हाट वी हैव सीन। सो दिस जस्ट अ सैंपल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। नाउ अगर न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल बॉडी है, अगर उसको चार्ज करना है तो क्या तरीका है। तो देखिए न्यूट्रल बॉडी है इसका मतलब उसमें चार्ज नहीं है ऐसा नहीं है। न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो इज चार्ज, बट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड देयरफॉर इट इज अ न्यूट्रल बॉडी। सो नाउ न्यूट्रल बॉडी अगर मुझे चार्ज प्रोड्यूस करना है मान लो, सो इट हैज गॉट सम, मान लीजिए सम चार्जेस, ओके। और अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या तरीका मेरे पास में, बिकॉज हमने देखा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव, ये दो फंडामेंटल पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। सो प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। सो दैट मीन्स अगर मैं जो इसमें नेगेटिव बना रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे को इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कराना पड़ेगा, ओके। सो अगर मुझे थोड़ा नेगेटिव बनाना है, आई इंट्रोड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस, और मुझे ज़्यादा नेगेटिव बनाना है तो आई इंट्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन मुझे कितना चार्ज चाहिए इसके ऊपर। सो दिस इज द वे आई कैन मेक एनी बॉडी विच इज नॉट चार्ज, आई कैन चार्ज इट बाई इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन टू मेक इट अ नेगेटिव। और जब नेचुरली इलेक्ट्रॉन है मास, सो जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होंगे तो न्यूट्रल बॉडी का जो वेट है वो बढ़ जाएगा टू द एक्सटेंड ऑफ दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ मैंने लिखा है कि नेगेटिव चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मास इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द थिंग विच आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ। और मुझे किसी बॉडी को अगर पॉजिटिव बनाना है तो आप सोचेंगे कि इसमें एंटर कराओ प्रोटॉन को, बट नो, दैट इज नॉट द केस, बिकॉज आपने देखा होगा कि प्रोटॉन है क्या है, प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियस के अंदर इज अ टाइटली पैक्ड, ओके। प्रोटॉन टाइटली पैक्ड होता है और इज ओनली द इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू कम आउट और कम इन, ओके। दे आर लूजली हेड, तो थोड़ा सा भी मैं इसको अगर फोर्स लगाऊं तो दे गेट एक्सेलरेटेड, द इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड इफ देयर इज ए वेरी स्मॉल फोर्स। सो दैट मीन्स अगर मेरे को किसी बॉडी को पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस, ओके। सो व्हेन यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसका द बैलेंस क्या होगा, देयर विल मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन द इलेक्ट्रॉन एंड द बॉडी विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। सो डिपेंडिंग अपॉन मुझे कितना चार्ज चाहिए, आई हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो आई हैव रिटन हियर दिस पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेचुरली जब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो नेचुरली टू दैट एक्सटेंट द मास ऑल्सो विल decrease. Now the next thing is, what are the basic law related to the charge? Now basic law में आप लोगों ने already पढ़ रखे हैं। तो like charges repel each other. That means if there are two positive charges, अगर मैं इनको पास लाऊंगा तो I'll see कि they repel each other. Similarly अगर मान लो like दो negative charge हैं
और उनको पास लाऊंगा तो दे विल रिपेल ईच अदर. दैट इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड इट इन 9th और 10th क्लास. एंड सिमिलरली द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. दैट मीन्स अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को अगर पास लाता हूँ तो और फ्री छोड़ दूँ तो आप देखेंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो दिस इज द सेकेंड लॉ. बट थर्ड एक इम्पॉर्टेंट द लॉ है, ये है कि चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी. और थर्ड लॉ को जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर लेते हैं, बट इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल. और इसका मीनिंग कैसे है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल बॉडी है, doesn't mean it doesn't have charge. Neutral body has a charge और charge इसमें है, but there are equal number of positive and negative. So 1 2 3 4 5. Okay, so there are number of positive and negative the items are there. और जब मैं इसको मान लीजिए कोई एक चार्ज बॉडी लाता हूँ, मान लीजिए मैं एक रॉड लाता हूँ प्लस चार्ज की करके, इसको मैं कैसे चार्ज करता हूँ पॉजिटिव, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, दैट मीन्स बाय रबिंग. तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि ये जो आउटर साइड में जो इलेक्ट्रॉन है दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव, सो दे विल कम टुवर्ड दिस साइड. और अगर मैं इसको वापस दोबारा बनाऊँ तो दिस विल बिकम द रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस समथिंग लाइक दिस. This positive will be pushed this side. So there is a rearrangement of the atom here. The negative charge will be attracted toward this and positive charge will be on this side. So आप देखिए इसको हम dipole बोलते हैं because as if there are now two pole created. और now because this side is the more negative, तो आप देखेंगे कि this will attract. So even the neutral body will get attracted. अगर ये नेगेटिव है तब भी सेम चीज़ होगा. नेगेटिव अगर है मान लिए तो the negative charge will be repelled this side, positive will be this side, and there will be opposite charge, so it will attract. So this is also the important property that charged body always attract the neutral body. Now based on this जो मैंने अब तक पढ़ा है, मैं आपको क्विज देता हूँ just to test your understanding and then we'll move to the further the properties of the charge. ये मैंने MCQ लिया है. एक फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉडी A attract another body B which is positive charge. The charge A will be, choices are A negative, B neutral, C not positive और D all of the above. तो देखिए क्या कहता है, बॉडी ए अट्रैक्ट अनदर बॉडी बी. तो ये बॉडी मान लिए ए है और ये दूसरी बॉडी बी को अट्रैक्ट करती है जो पॉजिटिव चार्ज है. तो ये बॉडी ए के बारे में पूछ रहा है. तो अब जैसा कि हमने अभी देखा था, बॉडी ए कैन बी इधर न्यूट्रल और क्योंकि ये पॉजिटिव इट कैन बी इधर नेगेटिव. ओके, तो दैट मीन्स इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी न्यूट्रल. और अगर ये नेगेटिव या न्यूट्रल है तो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी पॉजिटिव ऑल्सो. सो दैट मीन्स आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. सो दिस हाउ यू हैव टू फिल्टर इट आउट. सेकेंड क्वेश्चन कहता है श्योर टेस्ट फॉर चार्ज बॉडी, चॉइसेस आर अट्रैक्शन, रिपल्शन और बोथ. दैट मीन्स ये क्या कहता है कि अगर मान ली कोई एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, तो मैं ये कैसे पहचानूं कि ये न्यूट्रल बॉडी में चार्ज है या नहीं है. तो अगर मान लीजिए क्या हो सकता है, या तो ये अट्रैक्ट करती है. अगर अट्रैक्ट करती है तो एज यू हैव सीन इट कैन बी न्यूट्रल और ऑल्सो इट कैन बी अ नेगेटिव चार्ज. सो दैट मीन्स अट्रैक्शन इज नॉट द चॉइस बिकॉज दो ऑप्शन है. सो दैट मीन्स क्या रह गया अभी, दैट मीन्स अगर तो रिपल्शन है, रिपल्शन है तो दैट मीन्स रिपल्शन इज द श्योर चॉइस. दैट मीन्स डेफिनेटली आई कैन से कि ये बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है. ओके, सो दिस इज द आंसर विल बी द रिपल्शन. इस तरह से मैंने क्वेश्चन ए को रिफ्रेश किया है. ये कहता है कि अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट ए इज अट्रैक्टेड टू ए न्यूट्रल वॉल. दैट मीन्स देयर इज अ वॉल और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. सो दिस इज अ वॉल और ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है. ओके, इट्स ऑल्सो अट्रैक्टेड टू ए पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बी. दैट मीन्स देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट बी, इसको भी अट्रैक्ट हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए? इट्स अनचार्ज,
देखिए अनचार्ज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इससे अट्रैक्ट कर रहा है, इससे अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अनचार्ज तो हो नहीं सकता। दैट इज द की पॉइंट। दैट मीन्स आपने वो जो ये वाला जो ऑप्शन था वो इसमें फिल्टर आउट कर दिया बाय दिस स्टेटमेंट। ओके, इट्स अ नेगेटिव चार्ज, इट्स डेफिनेटली देन नेचुरली अगर वो ये पॉजिटिव है और ये अट्रैक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली दिस शुड हैव ए नेगेटिव चार्ज। सो द आंसर इज इट्स अ नेगेटिव चार्ज, इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। सो दिस हाउ आपको वो फिल्टर करना है एमसीक्यू के अंदर बाय यूजिंग दिस वेरियस कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी चार्ज की क्वांटिटी। क्वांटिटी से मेरा मीनिंग है वेदर इज ए स्केलर और इज अ वेक्टर। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी and like mass, or that means I can add up charges like a normal algebraic sum but with sign. Okay, that means q1 q2 q3 I can add them up with the sign, or it has no direction. So that is the important property. Now unit इसके we define in terms of coulomb. कूलम क्या है, एक साइंटिस्ट था, ही वर्क एक्सटेंशियली, इसने एक्चुअली हमें जो फार्मूला दिए है हाउ टू फाइंड आउट द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो उसके ऑनर में कूलम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज। नाउ चार्ज वैसे तो एक कंजर्वेटिव है, दैट मीन्स इन द यूनिवर्स इट इज अ कांस्टेंट, सो इट कुड हैव बीन अ फंडामेंटल यूनिट, बट इसको मेजर करना डिफिकल्ट है। सो व्हाट दे हैव डन कि कूलम को उन्होंने इन टर्म्स ऑफ एम्पियर मेजर किया है। So how do you measure coulomb? 1 coulomb is a charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. That means एक वायर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा दैट यू डिफाइन एज अ कूलम। दैट मीन्स कूलम का क्या हो गया, इट इज़ अ 1 एम्पियर सेकंड हो गया। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड। एंड बेस्ड ऑन दैट अगर मैं डायमेंशन निकालूँ तो इसको बिकॉज m0 L0 एंड नाउ इट इज एम्पियर सेकंड, सो इट इज a T1 ampere 1. So this is the about the unit. Next is the smallest charge. और ये मिलिगन ने पता किया था, एक साइंटिस्ट था उसकी, कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है विच इज़ अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन, एंड दैट इज गिवन बाय द वैल्यू E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, E का मतलब आप इसको इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, इट्स अ चार्ज। ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स। नाउ आप देखिए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्मॉल 10⁻⁻19 कूलम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, तो अगर मेरे को एक कूलम में निकालना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितना होगा 1/E, दैट मीन्स देयर विल बी ऑलमोस्ट 6.2 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। सो कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट। सो हम क्या करते हैं कि जनरली वी यूज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट। जैसे मान लिया अगर मैं वो रब करता हूँ दो बॉडी को भी, तो जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है चार्ज, दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻6 कूलम और सो। तो इसलिए हम क्या डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन माइक्रो कूलम विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, और मिली कूलम विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻3 कूलम। आप देखिए इसको कंपेयर करिए, ये 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं कॉपर लूँ तो उसमें देयर आर 10⁻23 पार्टिकल्स। सो सी हाउ बिग इज दिस। नेक्स्ट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये भी मिलिकिन ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि चार्ज कैन बी ओनली इन अ इंटीजर ऑफ the minimum charge unit, that is the 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. That means you cannot have a charge which is E by 2, okay, E by 2 or E by 3 or like that. But this is in an isolated system. Charge can be exist only in terms of some integer. So that means the general equation what I can give, Q is equal to NE, where N is any integer. तो जैसे मान लीजिए आपको कोई बॉडी है, अगर मान लो आपको बॉडी को अगर मान लीजिए आपको इसको नेगेटिवली चार्ज करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लिया आपने एक इलेक्ट्रॉन भेजा, ओके, और चार्ज करना है मान लीजिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजा, आप इसको आधा इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते, आप 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं कर सकते इसमें। ओके, दैट्स अ मीनिंग। सो नाउ इसका क्वांटाइजेशन का जो रोल है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, इट हैज़ हार्डली एनी मीनिंग, क्योंकि आपने देखा कि
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक कूलम में, दे आर इन द रेंज ऑफ 10 to the power 18. सो दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर कुछ पॉइंट बहुत वेरी क्लोज है और दूर से देखो तो वो लाइन ही दिखेगी. सो सिमिलर टू दैट दिस विल बी ऑलमोस्ट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज. सो उसमें अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूँ तो इट हैज़ नो मीनिंग. लेकिन जहाँ भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस में इन चार्जेस आर इन द नंबर्स ऑफ 100 और 1000, फिर ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, Q is equal to NE. Okay. So this is about the quantization of charge, and the next property is the conservation of charge. This is important, conservation of charge. In an isolated system, net total charge remain constant. So ये क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का? आप कोई भी सिस्टम ले लें, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा टोटल चार्ज रिमेन सेम. सो सिमिलरली व्हाट इट सेज दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज विल रिमेन सेम. जैसे मान लीजिए मेरी ये रॉड है, मैंने इसको चार्ज करके रखा, मान लीजिए 50 माइक्रोकूलम है और ये वो स्फेयर है, मैं इसको टच करके इसको स्फेयर को चार्ज करता हूँ और मान लीजिए कि 10 माइक्रोकूलम स्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आप देखेंगे कि इसमें भी कितना बचेगा, 40 माइक्रोकूलम. ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई डिफरेंट नंबर आ जाएगा. सो 40 + 10 इट विल बी 50 माइक्रोकूलम जो इसमें पहले चार्ज में था. सो चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो. सो दैट इज़ व्हाट द कंजर्वेशन का मीनिंग है. सो इवन जैसे मान लिया एग्जांपल मैंने ये क्या दिया कि इवन मान लो न्यूट्रॉन को भी अगर टूटता है तो आप देखेंगे कि एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, तो आप सोचेंगे कि ओके वी हैव क्रिएटेड द चार्ज, बट ऐसा नहीं है. टोटल नेट इज द 0. सो दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. एंड द लास्ट वन इज, आई थॉट आई विल कंप्लीट दिस आल्सो, द कंडक्टर एंड ए इंसुलेटर. सो ये क्या कहता है कि इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फोर्स. कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कंडक्टिंग रॉड है, अगर मैंने इसको चार्ज किया और फिर मैं अगर इसको चार्ज करने के बाद मैं अगर इससे कुछ पेपर लिफ्ट करूं तो इस कंडीशन में तो आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट लिफ्टिंग एनी पेपर. दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन अ चार्ज कंडीशन. क्यों? क्योंकि जो चार्ज मैंने यहाँ इसको किया था तो वो इसके थ्रू फ्लो होके, मेरी बॉडी के थ्रू फ्लो होके अर्थ में चला गया. इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स अ कंडक्टिंग बॉडी विल अलाउ चार्ज थ्रू इट्स बॉडी. और मान लिए इसके आगे मैंने अगर एक इंसुलेटिंग मटेरियल यानी एक लकड़ी का हैंडल लगा दिया और फिर चार्ज किया तो आप देखेंगे कि आई कैन लिफ्ट द पेपर. ओके, दैट मीन्स दैट इंसुलेटिंग मटेरियल हैज़ केप्ट द चार्ज विद इन दिस conducting material. So that is the meaning. The conductor are those material जिसमें charge move freely in response to a electric force. Whereas in a insulator only the rubbed area will be charged. That means मान लीजिए अगर मैंने इस बॉल को अगर यहाँ इससे किसी पेपर से अगर रब करके अगर इसको चार्ज किया तो आप देखेंगे चार्ज विल बी ओनली इन दिस एरिया जहाँ पे मैंने इसको रब किया. It will not spread in the remaining part of the body. Okay, so that is the property of an insulator. और इसमें एक और आता है that is semiconductor जिसकी property between the two है and normally the examples are silicon and the germanium etc. So this was all about the charge. I thought let me give a brief introduction. और with this I close my this lecture. My two advice as usual कि आपको कोई नई चीज़ लगी हो जो भी इसमें वो आप नोट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.